एक दिन मेरे दोस्त सुनील ने मुझे अपने घर भेजा कि मैं किसी मुसीबत में फंसा हुआ हूं और मैं घर से फरार हूं। तुम जाकर मेरे घर के हाल देखो कि घर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि किसी केस में पुलिस ने सुनील के पापा को गिरफ्तार करके ले गई है और अब पुलिस को सुनील की तलाश है। मैंने घर जाकर हाल मालूम किया तो वहां सुनील की बहन और उसकी मां मौजूद थीं। मैं उन्हें तसल्ली और हिम्मत देकर जब वापस मुड़ने लगा तो सुनील की मां ने मुझे आवाज देकर कहा, बेटा, हम रात को घर में अकेले नहीं रह सकते। ऐसा करो, तुम आज रात मेरे घर में रुक जाओ। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर सुनील की मां ने सुनील को फोन किया और कहा कि रवि से कहो कि वह रात को इधर ही रुक जाए। सुनील ने जब मुझे रुकने को कहा तो मैं उसे इनकार न कर सका। उसके बाद सुनील की मां ने खाना परोसा और हम सब ने इकट्ठे खाना खाया। सुनील की मां पुलिस के छापे की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सुनील की मां ने नींद की गोली ली और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुनील की बहन रेखा ने मेरा बिस्तर दूसरे कमरे में लगाया और खुद अपनी मां के कमरे में जाकर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर पूछा तो बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, पुलिस आई है। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस वाले मौजूद थे, जो दरवाजा खुलते ही मुझे धकेल कर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। इस दौरान रेखा और उसकी मां भी जाग गई। जब पुलिस ने तलाशी ली तो सुनील ना मिला, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं मेहमान हूं, यहां रात गुजारने आया हूं। उन्होंने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, शायद तुम्हें सुनील के बारे में मालूम हो। जब उसे पकड़ लेंगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने कहा, आप जाएं, मैं अपनी गाड़ी में आता हूं। थाने जाते हुए मैंने रास्ते में अपने फौजी अफसर दोस्त को फोन किया और उन्हें पूरी बात बता दी। जब मेरे फौजी दोस्त ने कुछ करने का कहा तो फोन बंद हो गया। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर खड़े थे। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने कहा, आप हमें पहले ही मेजर साहब के बारे में बता देते तो हम आपको थाने आने की सलाह ना देते। आप जा सकते हैं। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि मेरे फौजी दोस्त ने फोन करके बात कर ली थी कि मुझे छोड़ दिया जाए। मैंने अपने फौजी दोस्त को फोन करके उसका शुक्रिया अदा किया और वापस सुनील के घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो रेखा और उसकी मां सीढ़ियों में बैठकर रो रही थीं। मुझे देखते ही रेखा दौड़कर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। उस लम्हे पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि रेखा अब जवान हो चुकी है। मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने ख्यालात को झटक दिया। जब रेखा मुझसे अलग हुई तो मैंने उसे और उसकी मां को हौसला देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, अब आप लोग सो जाएं। वह दोनों अपने कमरे में चली गई और मैं भी दूसरे कमरे में चला गया। सुबह नाश्ते के बाद काम पर चला गया और शाम को अपने घर जाकर कपड़े बदलने के बाद टीवी देखने बैठ गया। मेरे मन में यह था कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ही सुनील के घर रहना है, इसीलिए अब मैं फिर से अपने घर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद रेखा का फोन आया और उसने कहा, भैया, आप अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मुझे आज भी आना था? तो रेखा ने जवाब दिया, सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि कई दिन आपको हमारे यहां रहना होगा। खैर, मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर चला गया। वहां खाना खाने के बाद सुनील की मम्मी नींद की गोली खाकर सो गई, जबकि मैं और रेखा टीवी देखने लगे। रात के करीब 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सुनील सामने खड़ा था। मैं उसे अंदर ले आया। वह चंद मिनट रुका और उसने रेखा को कहा कि वह मां का ध्यान रखें। फिर कुछ देर बाद वह वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने रेखा से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। तो रेखा ने कहा, कल रात मां तो सोई रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात जागती रही, इसलिए आज मैंने आपका बिस्तर भी मां के कमरे में लगा दिया है। मैंने रेखा से कहा कि मुझे उस कमरे में नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं अकेला सोने का आदी हूं। तो वह बोली, यह मां ने कहा है तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। खैर, मैं उस कमरे में चला गया जहां सुनील की मां बेड पर लेटी थी और मेरा बिस्तर जमीन पर पड़ा हुआ था। रेखा खुद सोफे पर लेट गई। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे। फिर रेखा सो गई, जबकि मैं जागते हुए सोच में गुम रहा। रात के 1 बजे मेरी भी आंख लग गई, मगर थोड़ी देर बाद ही सुनील की मां के खांसने से मैं फिर जाग गया। मैं सोचते सोचते 2 बजे तक जागता रहा। जब रेखा अंगड़ाई लेते हुए उठ गई, उसने मुझे जागते हुए देखा
तो तुरंत अपनी छाती कपड़े से ढक ली और कहा, भैया, अभी तक आप जाग रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि नींद नहीं आ रही। वह उठकर बाथरूम चली गई और जब वापस आई तो कहने लगी, आप इतनी रात को जाग रहे हो तो आप टीवी ऑन कर लेते। मैंने कहा, इसलिए टीवी ऑन नहीं किया कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो रेखा बोली, आप टीवी हॉल में जाकर टीवी लगा लेते, इसमें भला डिस्टर्ब वाली कौन सी बात है, चाहे तो कोई मूवी देख ले। मैंने इनकार किया, लेकिन वह कहने लगी, चलिए मैं आपको टीवी लगा देती हूँ। मैं भी उसके पीछे टीवी हॉल में चला गया, जहां उसने टीवी लगाकर रिमोट मेरे हाथ में दिया और कहा कि जो भी चैनल देखना है लगा ले। मैंने रिमोट पकड़ लिया और मैंने कहा, एक गिलास पानी ले आओ। जब वह पानी लेने गई तो अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने अपने हाथ की हथेली देखना शुरू कर दी। वह पानी लेकर आई तो मुझे देखकर कहने लगी, क्या देख रहे हैं? मैंने रेखा से कहा, मैं देख रहा हूं कि किस्मत में क्या लिखा है। ये सुनकर वह मुझसे पूछने लगी, क्या आप हाथ देख लेते हैं? मैंने कहा, बस थोड़ा बहुत। यह सुनकर रेखा बोली, मेरा भी हाथ देखें। मैंने पहले इनकार किया, लेकिन वह जिद करने लगी। आखिरकार मैंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं, मगर मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। वह तुरंत मेरे पास आकर बैठ गई और अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। मैंने उसका हाथ इस अंदाज से पकड़ा कि वह थोड़ा शर्मा गई। मैं कुछ देर तक उसका हाथ देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर जब मैंने उसका हाथ छोड़ दिया तो उसने पूछा, मेरी किस्मत क्या कहती है? मैं फिर खामोश रहा तो उसने दोबारा सवाल किया। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की समझ नहीं आई। वह बोली, आप जानबूझकर नहीं बता रहे? प्लीज बताए ना। मैंने फिर से उसे टालने की कोशिश की, लेकिन रेखा फिर से जिद करने लगी। मैंने कहा, जो मुझे समझ आया है वह मैं तुमसे नहीं कह सकता। तो वह बोली, क्यों नहीं कह सकते? मैंने जवाब दिया, बात ही कुछ ऐसी है। फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? यह सुनकर वह खामोश हो गई। मैंने फिर से अपना सवाल दोहराया तो उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने रेखा से पूछा कि यह खेल कितनी देर से चल रहा है और कैसे शुरू हुआ, तो वह झिझक गई। मैंने कहा, यह बात राज ही रहेगी, तुम बेफिक्र होकर बताओ। वह कहने लगी, एक रोंग नंबर से उस लड़के से बात शुरू हुई थी, अभी तक सिर्फ हमने बातें ही की हैं। मैंने उसे कहा, उस लड़के को छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। वह हैरान होकर पूछने लगी, क्यों? तो मैंने कहा, यह मैं नहीं जानता, मगर तुम्हारे लिए यही बेहतर है। फिर वह बोली, मेरे हाथों की लकीरें और क्या कहती हैं? मैंने जवाब दिया, तुम बहुत लकी हो और 2-4 सालों में तुम्हारा दूसरे देश जाना होगा। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वह फिर से जिद करने लगी। मैंने रेखा को हाथ आगे करने को कहा तो उसने आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से दबाना शुरू कर दिया। मेरी नजर उसके हाथ की तरफ थी और मैं नजरें चुराकर उसकी जवानी की तरफ देख रहा था। वह यह देख गई। मैंने उसे फिर से उसकी ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, रेखा, एक बात कहूं? उसने खामोशी से सिर हिलाया। मैंने फिर कहा, रेखा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमसे जिस इंसान की शादी होगी वह बहुत खुशकिस्मत होगा। यह सुनकर वह शर्मा गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। अचानक पता नहीं उसके मन में क्या आया। उसने मुझसे खुद को छुड़ा लिया और खड़ी हो गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह पीछे होकर बोली, भैया, ये सब ठीक नहीं है। यह कहकर वह टीवी हॉल से निकल गई और कमरे में जाकर लेट गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में गया तो देखा कि वह चादर मुंह पर लेकर लेटी हुई है। मैंने उसे दोबारा पुकारा, रेखा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। फिर मैंने फैसला किया कि इसको आवाज ना दूं और खुद टीवी हॉल में वापस आ गया। लेकिन मेरे मन में यह ख्याल घूमता रहा कि अगर रेखा ने सुबह अपनी मां को सब कुछ बता दिया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। खैर, इसी सोचों में सुबह हुई और 8 बजे के करीब रेखा की मां भी उठ गई। रेखा ने आवाज दी, नाश्ते के लिए आ जाइए, लग गया है। मैं कमरे में गया तो रेखा की मां ने कहा, बेटा, तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं, क्या तुम रात को सोए नहीं? मैंने जवाब दिया, आंटी, नींद नहीं आई, इसलिए सारी रात टीवी देखता रहा। नाश्ते के दौरान रेखा मुंह नीचे की बैठी रही और उसने भी मेरी तरह सही से कुछ नहीं खाया। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा और ऑफिस जाने की बजाय घर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने ऑफिस में फोन किया कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आज नहीं आ सकूंगा, और फिर बेड पर लेट गया, जहां तुरंत नींद आ गई।
शाम 5 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था। मैंने मैसेज पढ़ा तो ये रेखा का था, जिसमें लिखा था, भैया रात को जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। अब इसके बारे में किसी को खबर ना हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा ना हो, और आप भी आइंदा ऐसा करने की कोशिश ना करें। मैंने ये मैसेज पढ़कर रेखा के मोबाइल पर फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने उनके घर के नंबर पर फोन किया तो रेखा ने ही उठाया। मैंने मैसेज के बारे में बात शुरू की तो उसने कहा, अगर कोई और बात करनी है तो कर लें, ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैंने उससे कहा, ठीक है, आइंदा आपके घर नहीं आऊंगा। तो उसने कहा, ठीक है। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। 10 बजे के करीब मोबाइल पर घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो रेखा बोल रही थी। उसने कहा, माँ बात करना चाहती है। मैंने सोचा कि रेखा ने शायद अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा, मगर उसकी माँ ने कहा, तुम कहाँ हो? मैंने बताया कि घर में हूं, तो उन्होंने कहा, तुम अभी आ जाओ, रेखा को बाजार जाना है, उसको ले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, फोन बंद हो गया तो मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो रेखा खाना लगा रही थी। आंटी ने कहा, पहले खाना खा लो फिर चले जाना। मैंने खाना खाया तो आंटी ने कहा, मैं गोली खाकर सो रही हूं, तुम लोग बाहर के दरवाजे की चाबी ले जाना और जल्दी आने की कोशिश करना। फिर रेखा ने मां को गोली दी और खुद तैयार होने लगी। जब 25 मिनट के बाद तैयार होकर वह बाहर निकली तो उसने एक सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। बाहर निकलकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। सड़क पर पहुंचकर मैंने उससे कहा, क्या बात है, खामोश क्यों हो? तुम तो वह चुप रही। मैंने फिर बुलाने की कोशिश की मगर वह खामोश रही। आखिरकार वह बोल पड़ी, भैया प्लीज ऐसा ना करें, यह ठीक नहीं है। मैंने कहा, कुछ भी गलत नहीं है? तो उसने जवाब दिया, यह सब नाजायज है, मैं सिर्फ उस इंसान के साथ ही रहूंगी जो मेरा पति होगा। मैंने झट से जवाब दिया, बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं है। मैं ही तो वह इंसान हूं जिससे तुम्हारी शादी होगी। वह मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगी। शादी से पहले तक रेखा ने मुझे खामोशी से देखा और मैंने कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, यह तो मुझे रात को पता चला। मैंने फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे भाई का केस खत्म हो जाए तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। रेखा कहने लगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में भाई और पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे खानदान में गैर बरादरी में शादियां नहीं होती। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं उन्हें भी मना लूंगा, पहले तुम अपना मूड तो ठीक करो। वो कहने लगी, ठीक है, और फिर हमने कुछ और बातें की। हमारी गाड़ी बाजार पहुंच गई, जहां रेखा ने अपनी जरूरत की चीजें खरीदी और गाड़ी में वापस आकर बैठ गई। वह कहने लगी, चलो घर चलते हैं। मैंने कहा, हम पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर चलेंगे। पहले तो वो ना मानी, लेकिन मेरे बार कहने पर मान गई। मैंने आइसक्रीम मंगवाई तो वह कहने लगी, भैया मेरे लिए मैंगो फ्लेवर मंगवा लीजिएगा। मैंने कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो वह हंसने लगी और कहने लगी, घर वालों के सामने तो भैया ही कहूंगी, जब तक तुम उनसे बात नहीं कर लेते। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। जब हम आइसक्रीम खाकर घर पहुंचे तो रेखा ने मेरा बिस्तर लगा दिया और मैं टीवी हॉल में जा बैठा। कुछ देर बाद वह आई और कहने लगी, बिस्तर लग गए हैं, जब सोना हो तो सो जाइएगा। मैं भी थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह 8 बजे मैं उठा तो उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने पूछा, आंटी रेखा कहाँ है? तो वह कहने लगी, उसे बुखार हो गया है, इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूं। मैं नाश्ता करके ऑफिस चला गया। शाम को जब दोबारा घर वापस आया तो वह अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तो कहने लगी, सर में दर्द हो रहा है। अब थोड़ी सी दर्द में कमी हुई है, मगर दर्द अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहा तो वह इनकार करके अपनी माँ के कमरे में लेट गई। मैंने उसे कई बार कमरे से बाहर आने का कहा, लेकिन वह नहीं आई। अगले रोज जब मैं ऑफिस से घर आया तो रेखा के पापा और उसके भाई के केस को खत्म कर दिया गया था और कहा गया था कि वह सुनील को 4 घंटे में पेश कर दें, वरना वह उन्हें फिर से पकड़कर ले आएंगे। मेरे घर जाने पर दोनों बाप बेटा घर पर मौजूद थे, लेकिन सुनील के बाप ने कहा कि वह सुनील को किसी भी सूरत पेश नहीं करेंगे और वह खुद भी कुछ दिन तक घर में नहीं रहेंगे।
उन्होंने घर रहने पर मेरा शुक्रिया अदा किया और कुछ देर के बाद खाना खाकर घर से बाहर चले गए। 3 दिन बाद पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया। अब सुनील के पापा उसकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि यह लोग इस मुसीबत से निकल आए तो मैं उनसे रेखा के रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन इस दौरान एक बड़े बिजनेसमैन की कोशिशों से सुलह की कोशिशें कामयाब हो गईं। सुलह के लिए 3 लाख और अपने एक 45 साल के शख्स के लिए रेखा का रिश्ता मांग लिया। सुनील के पापा ने उसके बेगुनाह होने के बावजूद यह दोनों शर्तें मान ली, क्योंकि तमाम सबूत सुनील के खिलाफ जा रहे थे। चंद दिनों के अंदर ही रेखा की शादी हो गई। रेखा भी अपने भाई की रिहाई की खातिर दिल में पहाड़ जितने गम उठाए खामोश हो गई। मैंने 1-2 बार उससे मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। जब मैं उसके घर जाकर रेखा से बात करने की कोशिश करता तो उसके पापा और भाई घर में होते, जिसकी वजह से रेखा से बात करने का मौका नहीं मिलता। जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन उसने सिर्फ मुझे एक मैसेज किया था जिसमें सिर्फ सॉरी लिखा था। मैंने तुरंत फोन किया मगर उसका फोन नहीं लगा। उसके बाद उससे कोई मुलाकात ना हुई और मेरी रेखा से शादी का ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन फिर भगवान की करनी यह हुई कि 5 महीने बाद अचानक एक दिन रेखा ने मुझे फोन किया, जिसमें वह रो रही थी। वह कह रही थी, ये मेरी शादी समझौते के तहत हुई है और मेरा पति भी शक्लो सूरत से बिल्कुल बदसूरत है और बूढ़ा भी है। मेरा इस घर में दम घुटता है। प्लीज तुम कुछ करो, मैं यहां नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे कहा, अब क्या हो सकता है? तो वह मुझसे मिन्नतें करने लगी, तुम इस मुश्किल को हल कर सकते हो। मैंने कहा कि अभी नई नई सुलह हुई है, अगर अब कुछ किया तो ज्यादा मसला बनेगा। तुम 2-3 महीने और सब्र कर लो, फिर किसी तरीके से भागकर तुम घर से बाहर तक आना। मैं तुम्हें कार में बिठाकर तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा और फिर तुम तलाक का कागज उसे भेज देना। मैं अब भी तुझसे शादी करने के लिए तैयार रहूंगा। मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम्हें हासिल करना तो मेरी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि पहली मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता। खैर, फिर जब 3 महीने गुजरे तो रेखा ने मुझे कॉल की और कहा, इतने बजे तुम मेरे घर के दरवाजे के बाहर आ जाना। बाहर आते ही तुम मुझे बिठाकर घर ले जाना। फिर हमने ऐसा ही किया। जब उसके घर में गए तो रेखा के घर वाले भी परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन उन्हें खुशी भी थी, क्योंकि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने जबरदस्ती अपने बेटे की रिहाई की खातिर उस बदसूरत के साथ दी थी, फिर से उनके पास आ गई है। खैर, फिर रेखा के ससुराल वालों ने कुछ अरसा तो हंगामा किया और केस वगैरह भी करवाए, लेकिन कुछ न कर सके, क्योंकि यह शादी सिर्फ एक समझौते के तहत हुई थी और इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता था। और फिर रेखा अपनी मर्जी से ही घर आई थी। फिर रेखा ने जबरदस्ती उससे तलाक लिया और फिर से शादी कर ली। रेखा को पाके तो मेरी दुनिया जैसे जन्नत बन गई। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ